हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा। इस लेक्चर में हम लोग सब ग्रुप के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो सब ग्रुप पे फोकस करते हैं। ग्रुप आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ग्रुप कैसे डिफाइन करते हैं। चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या एक्सियम्स होती है, वो अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो उस सेट को ग्रुप बोला जाता है। और एक एक्स्ट्रा अगर पांचवा आ जाता है कम्यूटेटिव, तो वैसे ग्रुप को एबिलियन ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, तो ग्रुप में समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए ग्रुप है, कोई एक रैंडम शेप मैं दिखा दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो। तो इसको रिप्रेजेंट किया है कैपिटल जी के साथ में। सब ग्रुप मतलब ग्रुप का एक पार्ट, सब ग्रुप मतलब ग्रुप का एक पार्ट। सो सबसेट ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड सब ग्रुप। जैसे यहां दिख रहा है, देखो H दिख रहा है, कोई रैंडम मैप जैसा दिख रहा है कि नहीं। ग्रीन कलर का जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, इसे हम बोल रहे हैं ग्रुप। येलो कलर का एक जो एरिया दिख रहा है, इसको बोला जा रहा है सब ग्रुप। ठीक है, तो H इज व्हाट? H इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप। सो वी जनरली राइट H इज लेस देन इक्वल टू G। क्या लिखेंगे? H इज लेस देन इक्वल टू G। तो जब कभी भी इस तरह से कोई चीज लिखा रहे तो आपको समझ जाना है कि वो एक सब ग्रुप है। क्या है? वो एक सब ग्रुप है। जैसे H इज लेस देन इक्वल टू G कहने का मतलब दो चीज है। पहला है कि जो H है, यहां पे जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये G से छोटा हो सकता है या फिर उसके बराबर हो सकता है। अगर मैं पूरा थ्रू आउट येलो येलो कर दूं तो क्या बोल सकता हूं? H is also a group. So we can say that a group is a subset of itself. जैसे सबसेट हम लोगों को सीखा ना, a set is a subset of itself, सेट थ्योरी में सीखे थे। तो यहां पे भी वही सेम स्टोरी है कि एक सब ग्रुप इज a और a group is a सब ग्रुप of itself. So H is a sub group of G. So capital H is a sub group of G. ये क्या कहने का मतलब है? अभी जो बताया जस्ट, जैसे सेट थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ते थे? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। याद करो, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेट थ्योरी में पढ़े थे ना, तो यहां पे इसके लिए क्या लिख सकते हैं? एवरी ग्रुप इज ए सब ग्रुप, इज अ सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ। एवरी ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ। क्लियर है? एग्जाम्पल, जैसे ये लिया हुआ है R कॉमा प्लस, ये तो ग्रुप है, जानते हो। ग्रुप कैसे डिफाइन करते थे? एक सेट विथ सम ऑपरेशन। तो यहां पे जो स्टार के जगह पे प्लस लिया है, मतलब एडिशन वाला है ऑपरेशन। ठीक है, तो रियल नंबर्स का कोई एक सेट है, उसमें आपस में आप कुछ एडिशन वगैरह कर रहे हो। रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर उठा लो, दो रियल नंबर उठा लो, उसके बीच में ये वाला ऑपरेशन कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा वो भी एक रियल ही होगा, क्योंकि दो रियल को ऐड करोगे तो रियल ही मिलेगा, है कि नहीं। तो ये तो क्लोज्ड हो गया। साथ ही साथ बाकी के जितने भी और तीन बच गए, क्या क्या? आइडेंटिटी, इनवर्स और आपका एक था एसोसिएटिविटी। ये तीन चीज अगर मिल करके एक क्लोज्ड भी हो जाता है, चार एक्सियम्स जब आपके बन जाते हैं किसी भी एक सेट में, तो उसको ग्रुप बोला जाता है। अब आपको चेक करना है कि I कॉमा प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ R। आपको क्या दिखाना है कि I कॉमा प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ R। ठीक है, तो सबसे पहले सब ग्रुप होने के लिए उसको तो एक ग्रुप होना पड़ेगा। तो हमें तो ये पता है कि I और कॉमा प्लस अगर हम जो देखें ऑर्डर पे जो लिखा हुआ है, ये एक ग्रुप है। कैसे? देखो, I मतलब इंटीजर्स, I मतलब इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर उठा लो। सपोज हम उठा लेते हैं 2 और एक -3 उठा लेते हैं।
इस दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन करना है, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन, प्लस करना है। तो कर दीजिए 2 प्लस -3, करें ना, दो एलिमेंट ले लिया इंटीजर का, दोनों के बीच में एक बाइनरी ऑपरेशन कर दो, क्या मिलेगा 2 - 3, बोले तो -1। क्या ये -1 इंटीजर है? हाँ है, तो आप ये लिख सकते हो दिस बिलोंग्स टू इंटीजर सेट। तो ये तो ग्रुप है ना, सिर्फ इसके लिए ग्रुप बोलेंगे क्या? नहीं, ये तो क्लोज्ड हो गया। क्लोज्ड के साथ साथ एसोसिएटिविटी भी है, आइडेंटिटी भी है, इनवर्स भी है। ये सब कैसे होता है, ये सब प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग सीख चुके हैं। तो ये तो एक ग्रुप ऑलरेडी है। क्वेश्चन ये नहीं है कि प्रूव करो कि ये ग्रुप है कि नहीं। इसको अगर ग्रुप करने के लिए पूछता तो आप वो 4 एक्सियम्स शो कर देते, लेकिन यहां पे क्या करना है आपको, आपको ये शो करना है कि ये जो है दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ इट्स, मतलब जो ग्रुप है उसका एक सब ग्रुप है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम रियल लाइन पे आपको डायग्रामेटिकली समझाते हैं। मान लो एक रियल लाइन है, ये -∞ से लेकर के इंफिनिटी तक गया, और बीच में सपोज मान लो कहीं 0 है, और सब कुछ है, रैशनल इरैशनल जो भी कुछ भी है सब कुछ, ये एक रियल लाइन है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ रियल लाइन, राइट। एक और लाइन हम बना रहे हैं जो इंटीजर का लाइन है, हम एक और लाइन बना रहे हैं जो कि एक इंटीजर का लाइन है। तो यहां पे इंटीजर में तो 0 आ सकता है, और दिस इज योर इंटीजर। तो यहां पे सिर्फ इंटीजर्स शो करेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यहां पे इंटीजर्स के साथ साथ रैशनल प्लस इरैशनल सब कुछ आ रहा है, यहां पे सब कुछ आ रहा है, यहां पे सिर्फ इंटीजर्स आ रहा है। तो हमें तो ये पता है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये तो इसी में लाई करेगा, इसी का एक पार्ट है, समझ रहे हो कि नहीं। और ये सब जो मैंने यहाँ पे अलग से शो किया, क्या मैं इसी चीज को इसके ऊपर नहीं शो कर सकता? हाँ, तो यहाँ पे भी तो आप -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 तो शो ही कर सकते हो ना। अब देखो जो आपका रियल वाला पार्ट है ना, ये बता जा रहा है कि आपका थ्रू आउट, ये पूरा येलो कलर का लाइन जो दिख रहा है आपको, थ्रू आउट ये है। उसमें से रेड वाला जो पोर्शन है वो एक पार्ट हो गया इसका, मतलब जो रेड कलर का, ये जो येलो कलर का है ना, येलो कलर वाला ये शो हो रहा है, और जो आपका रेड कलर पे यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये सारे लोकेशंस, ये वाला लोकेशन, ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स जो हैं इंटीजर वाले पॉइंट्स हैं। सिर्फ रेड डॉट्स पे फोकस करो, ये सारे रेड डॉट्स जो हैं वो कहाँ होंगे, वो किसके पार्ट है? सो दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस। तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इस पूरे रियल लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा है या पार्ट है जिसमें ये सब रेड डॉट्स शो हो रहे हैं, बस सिंपल। तो हो गया, सब ग्रुप हो गया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आपको समझ में आया। प्रॉब्लम जब आपको सिखाएंगे ना तो उसमें अभी क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं। अभी आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो नहीं सीखना है, आपको फंडामेंटल सीखना है। क्वेश्चन सीरीज अलग से स्टार्ट होगा कोर्स कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। चिल्लाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस रखो, भरोसा रखो, सब हो जाएगा। पहले आप समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। r, है, ये एक ग्रुप है। आपको ये चेक करना है कि r*, मल्टीप्लीकेशन ये एक सब ग्रुप है। r*, मल्टीप्लीकेशन ये एक सब ग्रुप है, और r* बोले तो r- सिंगलटन मतलब 0, मतलब 0 को छोड़ करके जितना कुछ भी है वो सब एलिमेंट्स आप उठा लो, उस पे आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कर लो, तो जो कुछ भी मिलेगा ऑब्वियसली इसी का अंदर होगा, ठीक है ना। यहां पे भी आप देख सकते हो, तो यहां पे भी मैं रियल लाइन शो कर दे रहा हूं। रियल लाइन यहां पे -∞ से लेके कहां जाएगा, +∞, सब कुछ है इसमें। फिर से येलो कलर से शो करो, येलो कलर से शो करने का मतलब एवरीथिंग ऑन दिस लाइन, सब कुछ -∞ से लेके +∞। तो ये जो शो किया है ना मैंने, किसको शो किया है? आई हैव शोन दिस। तो ये एक ग्रुप है। आपको क्या शो करना है? r*, मल्टीप्लीकेशन। r* मतलब इस रियल से 0 को भगा दो। तो हम क्या कर रहे हैं ना, यहां से हम इस 0 को भगा दे रहे हैं। तो 0 मेरा यहां पे हुआ करता था,
तो हम एक सर्कल बना दे रहे हैं और अंदर में चीज को थोड़ा सा गायब कर दे रहे हैं, थोड़ा सा, सॉरी क्या हो गया, छोड़ो, मिट गया पूरा। ये एक रियल लाइन, पूरा क्यों मिटते हो बुआ। ये एक रियल लाइन, बीच में हम गैप दिखा दे रहे हैं जीरो के लिए, एक बड़ा सा होल कर दिया, और एक इधर, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी। तो आपको दिख रहा है बीच में एक गैप दे रहा है, इस गैप को हम वाइट से भर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपको इसको नहीं लेना है, इसको आपको नहीं लेना है, समझ में आया। तो ये क्या शो किया मैंने शो किया है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। अब इसमें से जो मर्जी आप उठा लो, कोई भी उठा लो, कुछ भी उठा लो। सपोज हम 3/4 उठा लें, एक एलिमेंट 3/4 उठाया और दूसरा कोई इंटीजर उठा लेते हैं, सपोज मान लो 4 उठा लिया, ठीक है। एक 3/4 उठाया और एक 4 उठाया, इस दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन करना है आपको, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन करो। मल्टीप्लाई कितना हो गया, कट गया, कितना मिल गया, 3 हो गया। क्या ये 3 इसका पार्ट है, क्या ये 3 इसका पार्ट है कि नहीं है ना। तो ये इसी का पार्ट है कि नहीं है, तो इसका भी पार्ट है, और साथ ही साथ आप बोल सकते हो दिस इज अ पार्ट ऑफ आर स्टार, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली पूरे में से अगर एक छोटा सा एलिमेंट गायब कर दोगे, जैसे आपका पूरा एक ग्रुप हुआ करता था, इसमें से सपोज सब कुछ लिया है मैंने, ये एक पूरा ग्रुप हुआ करता था, इसमें से मैंने सब कुछ लिया है, बस एक छोटा सा सेक्शन इसको छोड़ दिया, इस वाले पोर्शन को मैंने छोड़ दिया। तो ग्रुप हम किसको बोलेंगे, ग्रुप इस रेड कलर के जो पूरा बाउंड्री है पूरा, उसको मैं ग्रुप बोल रहा हूं। और सब ग्रुप किसको बोलेंगे, सब ग्रुप बोले तो एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस रेड डॉट, एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस रेड डॉट। तो ये सब ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया। ग्रुप बोले तो एवरीथिंग, उसमें से एक छोटा सा काट के निकाल लो टुकड़ा, तो जो कुछ भी बच गया वो बन गया आपका सब ग्रुप। तो ऑब्वियसली वही चीज है, तो सब कुछ सेटिस्फाई कर ही रहा है। सब ग्रुप होने के लिए पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन तो यही है कि उसको तो ग्रुप होना ही पड़ेगा, तभी वो एक सब ग्रुप हो सकता है, ठीक है कि नहीं। वेरी गुड। अब देखिए यहां पे हम बात करते हैं कोसेट्स और लैग्रेंजेस थ्योरम के बारे में। एक टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है कोसेट, ठीक है, इसका मतलब समझेंगे, मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं उसको रफ लैंग्वेज में, या फिर ऐसा आम भाषा में मल्टीप्लीकेशन बोल सकते हो, कि किसी के साथ एसोसिएट करना या फिर मल्टीप्लीकेशन करना, ठीक है। दो तरह का होता है, एक होता है लेफ्ट कोसेट, अगर आप किसी भी चीज को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो उसको लेफ्ट कोसेट बोला जाता है। किसी भी चीज को आप राइट साइड में मल्टीप्लाई करते हो तो उसको राइट कोसेट बोला जाता है। तो यहां पे ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, ऑर्डर मैटर्स यहां पे। सो इसके बारे में सीखेंगे, और ये किस लिए है, टू डिटरमिन द साइज ऑफ द सब ग्रुप। तो सब ग्रुप का क्या साइज है वो कैलकुलेट करने के लिए, वो पता करने के लिए आपको ये लैग्रेंजेस थ्योरम काफी अच्छे तरह से आपको आना चाहिए। क्विकली रिकैप देखते हैं हम लोग कि सब ग्रुप ऑफ जी, जैसे कोई ग्रुप है उसका सब ग्रुप होने के लिए सबसे पहला कंडीशन तो हमें यह पता है कि ग्रुप का एक सबसेट होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा एक ग्रुप इटसेल्फ, और दूसरा कि सब ग्रुप को खुद एक ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना। तो सब ग्रुप होने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि किसी भी ग्रुप का एक सबसेट होना चाहिए, दूसरा कि वो एक खुद ही ग्रुप होना चाहिए। तो वो हो गया आपका सब ग्रुप। H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। H अगर G का सब ग्रुप है तो आप उसको कैसे लिखोगे, H इज लेस देन इक्वल टू G। तो जब भी इस तरह का कोई नोटेशन या सिंबल या रिप्रेजेंटेशन लिखा रहे तो समझ जाना एक सब ग्रुप की बात हो रही है। H जो ग्रुप सब ग्रुप है, इसकी वैल्यू या इसका जो एरिया है, इसका जो डोमेन है, वो G से या तो कम हो सकता है या तो उसके बराबर हो सकता है। क्लियर है इतना, ठीक। टू स्टैंडर्ड सब ग्रुप ऑफ G।
अ ग्रुप इटसेल्फ और ट्रिवियल ग्रुप। दो स्टैंडर्ड सब ग्रुप ऑफ जी, जी का दो स्टैंडर्ड सब ग्रुप। पहला क्या है कि ग्रुप इटसेल्फ, कोई भी ग्रुप है उस ग्रुप का एक स्टैंडर्ड ग्रुप वो खुद ही होगा। पहला, दो स्टैंडर्ड ग्रुप बता रहे हैं यहां पे, कोई एक ग्रुप मानो, यहां पे देखो बहुत बार ग्रुप ग्रुप कर रहे हैं, तो ग्रुप आप समझ रहे हो क्या चीज को बोल रहे हैं, एक सेट को बोल रहे हैं जो कि एक बाइनरी ऑपरेशन पे परफॉर्म होता है और 4 एक्सियम्स फॉलो करता है, तो उस सेट को आप ग्रुप बोलोगे। तो दो स्टैंडर्ड ग्रुप्स की बात हो रही है यहां पे, पहला कि वो ग्रुप इटसेल्फ और दूसरा एक ट्रिवियल ग्रुप सिंगलटन में ई मतलब आइडेंटिटी, ठीक है ना। एक ग्रुप कि वो ग्रुप इटसेल्फ और दूसरा एक ट्रिवियल ग्रुप जो कि सिर्फ करली ब्रैकेट में ई लिखा रहेगा, ई बोले तो आइडेंटिटी। एनालॉजी से कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो कि एवरी इंटीजर हैज 2 डिविजर। कोई भी इंटीजर आप उठा लो उसके तो 2 डिविजर होंगे। सपोज मान लो 7 उठाया, तो इसको डिवाइड करने के 2 नंबर हैं। पहला कि ये वाला नंबर 1 से डिवाइड होगा, दूसरा कि ये खुद से डिवाइड होगा ना। तो एवरी इंटीजर इज डिविजिबल बाय 1 एज वेल एज द नंबर इटसेल्फ। तो वैसा ही रिलेट कर पा रहे हो, जैसे जो स्टैंडर्ड ग्रुप क्या बताया, वो ग्रुप इटसेल्फ, और ये जैसे 1 ये आइडेंटिटी हो गया, ये नंबर इटसेल्फ हो गया, ये ग्रुप इटसेल्फ एंड ट्रिवियल ग्रुप आइडेंटिटी सिंगलटन। क्लियर है कि नहीं? तो एवरी इंटीजर हैज 2 डिविजर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एवरी सेट हैज 2 सबसेट, एवरी सेट हैज 2 सबसेट। हर सेट का 2 सबसेट होता है। दुनिया में कोई भी सेट है उसका 2 सबसेट होता है। एक तो पता है कि वो सेट खुद, क्योंकि हमने बताया कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मैं अगर सेट हूं, मैं खुद का सबसेट हूं। आप अगर एक सेट हो तो आप खुद का एक सबसेट हो। पहला तो ये हो गया, और दूसरा एक नल सेट, ठीक है ना। तो एक नल सेट और दूसरा द ओरिजिनल सेट इटसेल्फ। सो एवरी सेट हैज 2 सबसेट। हर सेट के 2 सबसेट होते हैं, एक वो सेट खुद और दूसरा द नल सेट। क्लियर है? वेरी गुड। लैग्रेंजेस थ्योरम में ये क्या बोलता है कि अगर मान लेते हैं H कोई एक सब ग्रुप है, देन द ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ G। सिंपल सा थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम सिंपल सा है कि अगर कोई H एक सब ग्रुप है तो उस सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा ना, ऑर्डर निकालना सीखेंगे, जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। इतनी सी बात है। फिर से स्टेटमेंट देख लो, इफ H इज लेस देन इक्वल टू G, then the order of H divides the order of G. The order of H, यहां पे एक नया टर्म आया है, order of a group। ये निकालना आपको सिखाएंगे थोड़ा देर में, मे बी अगले लेक्चर में। फिलहाल अभी आप समझ लीजिए कि order of subgroup divides the order of group। ये कौन सा थ्योरम है? इसको बोला जाता है लैग्रेंजेस थ्योरम। See, order of group is equal to, मतलब क्या होता है? number of elements in the group। सिंपल सी बात है, एक ग्रुप है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको आप ऑर्डर बोलोगे। सॉरी, इफ H इज लेस देन इक्वल टू G, देन द ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ G। अगर H कोई एक सब ग्रुप है तो H का जो ऑर्डर है ना वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। सो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, और इसको डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से, मॉड ऑफ G। तो जब भी मॉड ऑफ G लिखा रहे या ग्रुप के अंदर में मॉड लिखा रहे, या मॉड के अंदर में जो ग्रुप से जिस पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिस भी लेटर को आप ग्रुप के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो उस पे आप मॉड लगा दिए, तो समझ जाना कि वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है उसका ऑर्डर। ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। सो लैग्रेंजेस थ्योरम क्या बोलता है? सिंप्लीफाइड भाषा में बोल सकते हो कि इफ H इज लेस देन इक्वल टू G, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ H डिवाइड्स मॉड ऑफ G। मॉड ऑफ H डिवाइड्स मॉड ऑफ G। फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, मान लेते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर सपोज मान लो 10 है। ग्रुप का ऑर्डर सपोज मान लेते हैं 10 है।
और सब ग्रुप का ऑर्डर मान लेते हैं सपोज 2 है, तो लैग्रेंजेस थ्योरम यही बोलता है कि जो इसका ऑर्डर है ना 2, ये इसके ऑर्डर 10 को डिवाइड कर देगा। सिंपल सी बात है कि 10 तो डिवाइड होता है ना, 2 से डिवाइड हो जाता है, सिंपल। ऐसा कभी नहीं हो सकता, आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए, 3 नहीं हो सकता। यहां पे अगर इवन है तो इसका इवन ही होगा, मतलब उसे कटेगा, ठीक है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि यहां पे आपने कुछ नंबर दे दिया और यहां पे कुछ नंबर दे दिया, दोनों डिविजिबल ही नहीं हो रहा, वह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लैग्रेंजेस थ्योरम का वही कहना है, इसलिए तो थ्योरम डेवलप हुआ है ना, लैग्रेंजेस ने इसलिए रिसर्च करके ये फाइंड किया कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड 100% करता है। तो वो चीज आपको ख्याल रखना है इस चीज का। आगे बढ़ते हैं। लैग्रेंजेस थ्योरम, लेट G बी अ ग्रुप विथ ऑर्डर 77। मान लेते हैं कोई भी, मान लो कुछ में कुछ एलिमेंट्स हैं, उसके 77 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज से सपोज 77। तो डिविजर्स ऑफ 77, इसको डिवाइड करने के कितने डिविजर्स हो सकते हैं? ये किससे किससे कट सकता है? मुझे पता है कि ये 1 से कट सकता है, ये 7 से कट सकता है, ये 11 से कट सकता है, ये 77 से कट सकता है। तो आपको ये चीज ऑटोमेटिकली पता हो जाना चाहिए कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर होने वाला है ना, वो या तो 1 हो सकता है, या तो 7 हो सकता है, या तो 11 हो सकता है, या तो 77 हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है? जैसे मान लेते हैं कोई भी एक ग्रुप है, इसका ऑर्डर सपोज मान लो 30 है, इसका ग्रुप का ऑर्डर सपोज मान लो 30 है, तो आप गेस वैल्यू बता सकते हो ना कि ठीक है चलो एक सब ग्रुप है, इस सब ग्रुप है, एक सब ग्रुप है, इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, इसके पॉसिबल डिविजर्स करो तो डिविजर्स बताओ। 30 किससे किससे कट सकता है? चलो देखते हैं। ये 1 से कट सकता है, 2 से जा सकता है, 3 से जा सकता है, 4 से कट सकता है क्या? नहीं। 5 से हाँ, 6 से हाँ, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 10 हाँ 10 से, फिर 11 नहीं, 12 13 14 15 से, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बस। तो जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो या तो 1 हो सकता है, वो या तो 2 हो सकता है, वो या तो 3, ये 4 या 5 या 6 या 10 या 15 या 30, इससे बाहर नहीं हो सकता। समझ में आया? इतना आसान है, ठीक है। सो पॉसिबल सब ग्रुप्स का ऑर्डर जो है वो या तो 1 या तो 7 या तो 11 या तो 77 हो सकता है। स्टैंडर्ड सब ग्रुप मैंने आपको सिखाई दिया कि वो ग्रुप इटसेल्फ एंड द आइडेंटिटी, मतलब ब्रैकेट में E। तो मॉड ऑफ G इज इक्वल टू 77, मॉड ऑफ E इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? एक एलिमेंट है कि नहीं? एनी अदर सब ग्रुप हैज ऑर्डर 7 और 11। अब देखो यहां पे कि स्टैंडर्ड, ये वाला जो ग्रुप है ना, उसका तो एक स्टैंडर्ड ग्रुप तो आपने ऑलरेडी डिफाइन कर ही दिया कि एक स्टैंडर्ड ग्रुप, कोई भी ग्रुप का एक स्टैंडर्ड ग्रुप होता है, 2 स्टैंडर्ड ग्रुप्स होते हैं, वो खुद और एक सिंगलटन आइडेंटिटी वाला। तो ये दोनों तो गायब हो गया, मतलब इसका मॉड 77, तो ये तो खत्म, हटाओ इसको। मॉड ऑफ मतलब 1, ये खत्म, हटाओ इसको। बाकी जो सब ग्रुप्स रह गए, बाकी जो सब ग्रुप्स रह गए, उसका ऑर्डर या तो 7 हो सकता है या तो 11 हो सकता है। वही चीज लिखा है यहां पे, क्योंकि ऑलरेडी ये रिजर्व्ड हो गया ना, ग्रुप का ऑर्डर ये रिजर्व्ड हो गया। स्टैंडर्ड सब ग्रुप है, इस सब स्टैंडर्ड सब ग्रुप का ऑर्डर 77 रिजर्व्ड हो गया, इस स्टैंडर्ड सब ग्रुप का ऑर्डर 1 रिजर्व्ड हो गया। बच गए क्या? 7 और 11। तो 7 और 11 जितने भी बाकी और सब ग्रुप्स होंगे तो उसका ऑर्डर या तो 7 होगा या तो 11 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। अब देखो एक और चीज अच्छे से समझ लीजिए केयरफुली। इफ h लेस देन इक्वल टू g है, देन मॉड ऑफ h डिवाइड्स मॉड ऑफ g। ये तो बात समझ में आया आपको? बट रिवर्स में नॉट बी ट्रू, लेकिन उल्टा ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आप ऐसे जो रहे हो ना, ये सही है, लेकिन रिवर्स में और मे नॉट बी ट्रू।
कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लो कोई एक सब ग्रुप है, वो अगर उसका ऑर्डर जो है उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर पा रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर मान लो ऑर्डर डिवाइड कर पा रहा है तो वो एक सब ग्रुप बन जाएगा। नहीं, अगर सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, 100% करेगा। लेकिन अगर ऑर्डर डिवाइड कर दे रहा है ग्रुप को, तो जरूरी नहीं कि जिसका ऑर्डर डिवाइड किया है उस ग्रुप का एक सब ग्रुप हो। उल्टा मे बी ट्रू या नहीं भी हो सकता है, तो इतना ध्यान रखना। अब लैग्रेंजेस थ्योरम है ना, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट होता है, तो मे बी आपको प्रूफ समझ में आए ना आए, डजेंट मैटर। आप इसको सब एक लाइन बाय लाइन लिखिए, नोट्स में रखिए, याद करिए, रटिए और चिपका दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, कोशिश करते हैं समझने का। तो लैग्रेंजेस थ्योरम बोला h लेस देन इक्वल टू g इंप्लाइज मॉड ऑफ h डिवाइड्स मॉड ऑफ g। और एक बार अच्छे से समझ लो कि ये जो मॉडर्न अलजेब्रा है या रियल एनालिसिस है, मतलब प्रूफ बेस्ड जो आपके कोर्सेस हैं या मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट्स हैं, उसमें स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी भी चीज को प्रूव करने का। जैसे हम लोग एनालिटिकल, जैसे मैंने आपको रियल एनालिसिस में पहला लेक्चर में आपको बताया था, अलग से आपको करके बताया था कि एक आपका एनालिटिकल टाइप का सब्जेक्ट्स होता है जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं, एक आपका थ्योरेटिकल और प्रूफ बेस्ड सब्जेक्ट होता है, तो उसमें स्टैंडर्ड तरीके हैं। तो अगर आपको मॉडर्न अलजेब्रा या रियल एनालिसिस डिफिकल्ट लगता हो तो सजेस्टेबल है कि आप उसमें सेलेक्टेड मोस्टली जो बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही करके जाइए, अच्छा आप स्कोर कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ के वगैरह करना है तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर कोर्स में उसको आप अच्छे से समझ। मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं, मुझे ये सब मेरा एक्चुअली जॉनर नहीं था, मेरा मैथमेटिक्स जॉनर सीरियसली नहीं था। मैंने आपके पढ़ाने के लिए पहले मैंने खुद समझा इस चीजों को, बहुत टाइम दे करके, खुद का टाइम इन्वेस्ट कर करके, रात रात भर जग करके ये सब चीज समझा है, सीखा है। जितना सीखा है वो मैं आपको डिलीवर कर दे रहा हूं। इससे ज्यादा ऑब्वियसली मैं ज्यादा पढ़ूंगा, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूंगा तो और ज्यादा मैं बना पाऊंगा। ठीक है, तो आने वाले समय में जो रिवीजन वगैरह कराऊंगा क्वेश्चंस का, तो उसमें आपको वो चीज दिखेगा। लेकिन अभी जितना मैंने प्रिपेयर किया है, खुद से समझा है, वो आपको मैं डिलीवर कर दे रहा हूं। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा हो तो कृपया करके आप सिलेक्टेड क्वेश्चंस ये दोनों कोर्सेज का, मॉडर्न अलजेब्रा, रियल एनालिसिस का करिए, और बाकी जो एनालिटिकल है वो सब चीज करिए, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं एक चीज दिखा देता हूं, जैसे ये एक बुक है मेरे पास, विजय खन्ना और S.K. भामरी प्रोफेसर जी का। तो इनमें इसमें अगर कंटेंट्स में दिखाऊं, देखो प्रिलिमिनरीज है, ग्रुप्स है, फिर चैप्टर 3, कितने सारे चैप्टर्स हैं टोटल? 15 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स हैं। और पेजेस अगर मैं काउंट करूं तो 850, 800 दिखाता हूं मैं, 863 पेजेस हैं। पॉसिबल है क्या इस चीज को? ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आप इसको साल भर या 1.5 साल अच्छे से आप इसको सीखो, क्योंकि आपको 13-14 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो दिस इज क्वाइट अनजस्टिफाइड, अनरियलिस्टिक कि आप पूरे सब्जेक्ट को आप चाहोगे कि वो अच्छे से आपको वो चीज, फिर भी मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं कोशिश, चाप नहीं है। ठीक है, जितना हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी कोशिश करिए। मैंने आपको क्या बताया, लैग्रेंजेस थ्योरम प्रूव करने आएगा तो जो कुछ भी है चिपका देना एज इट इज। समझ में आया ना आया डजंट मैटर। देखते हैं, G इज अ फाइनाइट ग्रुप विथ मॉड ऑफ G इज इक्वल टू n। इसमें कुछ केसेस लेकर के प्रूव करना है। केस 1 कि जो आपका स्टैंडर्ड सब ग्रुप है, मतलब सिंगलटन E इज लेस देन इक्वल टू G एंड मॉड ऑफ E इज इक्वल टू 1, सो 1 डिवाइड्स n। 1 डिवाइड्स n, ये तो हमको सिंपल अच्छे तरह से पता है कि इसमें जितने पॉसिबल सब ग्रुप्स होते हैं ना, सबको आप करके देखो कि वो डिवाइड, उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या है, E है, स्टैंडर्ड सब ग्रुप है ना, तो इसका मॉड क्या होता है, 1 होता है। तो इसका जो ऑर्डर है ऑब्वियसली n को तो डिवाइड करना ही है, 100% करना है। तो केस 1 वाला तो हो ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं। G इज लेस देन G और मॉड ऑफ G इज इक्वल टू n, तो क्या हम नहीं बोल सकते n डिवाइड्स n? अरे हाँ, ये भी तो हो सकता है। तो ये दोनों चीज तो स्टैंडर्ड हर प्रॉब्लम में ही आपको रहेगा। स्टैंडर्ड सब ग्रुप्स जो है सिंगलटन E और G, द ग्रुप इटसेल्फ, ये तो हर प्रॉब्लम में, मतलब हर क्वेश्चन में आपको ये दिखाना ही पड़ेगा, केस 1 केस 2। ठीक है, कि मतलब इसका मॉड 1 होता है, 1 डिवाइड कर रहा है n को, और इसका मॉड n होता है, n भी डिवाइड कर रहा है n को। इसमें तो कोई डाउट नहीं। तीसरा देखिए, H इज लेस देन G, मतलब एक सब ग्रुप आपने लिया और मॉड ऑफ G इज नॉट इक्वल टू E।
जाहिर सी बात है, क्योंकि मॉड ऑफ H आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, क्योंकि ये वाला चीज तो आपने ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये कंसिडर करना है कि मॉड ऑफ जो ऑर्डर है सब ग्रुप का वो E के बराबर ना हो, ठीक है। तो इस केस में ये हो गया नॉट इक्वल टू E। तो अब देखो इस चीज को समझो, ये जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है ये एक ग्रुप है, यहां पे एक सब ग्रुप उठाया H, क्या उठाया, एक सब ग्रुप कोने का पोर्शन, कहीं का भी आप उठा सकते हो, सुविधा के लिए एक कोने का उठा लिया H। अब इसमें से E को भगा दो, मतलब इसका जो ऑर्डर बोल रहा है ना नॉट इक्वल टू E, मतलब E को नहीं होना चाहिए, सिर्फ E नहीं, सिर्फ E नहीं हो सकता, समझ रहे हो, सिर्फ E नहीं, मतलब ये जो E है ना इसको नहीं, मतलब नॉट इंक्लूडिंग दिस, नॉट इक्वल टू दिस, ठीक। कंस्ट्रक्शन, यहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखो डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा इसलिए हम बार बार बता दे रहे हैं, दिक्कत होगी तो प्लीज आप चिपका दीजिएगा एग्जाम में, लेकिन आप इसको कोशिश करिए। पिक G1 बिलोंग्स टू G नॉट इन H। अब हम क्या कर रहे हैं, G1 एक छोटा सा एक ग्रुप और उठा रहे हैं, कोई भी रैंडम सा, जो कि इस सब ग्रुप में ना हो। क्या किया, पिक G1 बिलोंग्स टू G नॉट इन H, मतलब कोई भी एक ग्रुप उठाया, ऑब्वियसली एक सब ग्रुप कोई भी उठाया G1 जो कि इस सब ग्रुप में ना हो, ठीक है। अब यहां पे कोजेट कर दिया, कोजेट मतलब आप मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हो, ये जो है ना इसको आप लेफ्ट कोजेट बोलोगे, क्योंकि G1 किधर लेफ्ट हैंड साइड में है, तो G1 को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, फिर H के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया, G1 डॉट H फॉर ऑल स्मॉल h बिलोंग्स टू G। तो जितने भी आपके H हैं, जितने भी आपके स्मॉल h हैं इस ग्रुप के अंदर, सब के लिए G1 H का मतलब ही है G1 इंटू H, ये आपने डिफाइन किया है। तो ये बन गया आपका G1 इंटू H। फिर से सुनो, केस 3 में क्या है, एक सब ग्रुप उठाया, सब ग्रुप H इज लेस देन G, सब ग्रुप रेडी। दूसरा कंडीशन आपको दिखाना है कि मॉड ऑफ H इज नॉट इक्वल टू E। मॉड ऑफ H जो इसका ऑर्डर है, सब ग्रुप का जो ऑर्डर है, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू दिस सिंगलटन E, तो इसलिए यहां पे खोल नॉट इक्वल टू E, मतलब कौन सा एरिया, ये जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है, सिर्फ वो कंस्ट्रक्शन आपको करना है कि यहां पे आपने कोई भी एक G1 इस ग्रुप से उठा लिया जो कि इस सब ग्रुप का पार्ट ना हो, तो मैंने उठा लिया यहां पे। अब क्या कर रहा हूं, लेफ्ट कोजेट कर रहा हूं, कोजेट, तो G1 H का मतलब ही मैंने डिफाइन किया है कि G1 इंटू H फॉर ऑल स्मॉल h बिलोंग्स टू G। तो जब आप इस तरह से करते हो ना, तो इसका मतलब हो गया ये G1 इंटू H। तो इस तरह से एक और सब ग्रुप आपका रेडी है। अब देखो, इसलिए वो लेफ्ट कोजेट है। H एंड G1 H डू नॉट ओवरलैप, आपको दिख रहा है कि H मतलब ये वाला H जो है और G1 H है, ओवरलैप नहीं हो रहा, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ रहा, सेपरेट है, अलग है। तो यदि अलग है तो जाहिर सी बात है H इंटरसेक्शन G1 H इज इक्वल टू 5, तो दोनों के बीच में आप कुछ कॉमन खोजना चाहोगे तो आपको कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो नल सेट मिलेगा, ठीक है ना। क्लेम, यहां पे हम कुछ क्लेम कर रहे हैं कि H एंड G1 H हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। हम लोगों ने ये क्लेम किया कि H और G1 H है ना, इसमें कुछ भी चीज आपका कॉमन नहीं है, इसको प्रूव करना है। तो जब हम कोई भी चीज प्रूव करते हैं तो बेस्ट तरीका क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन से। तो ठीक है, चलो मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम H एंड G1 H हैव अ कॉमन एलिमेंट, मान लेते हैं कुछ कॉमन एलिमेंट है। अगर कॉमन एलिमेंट है सो दिस मीन्स G1 डॉट HI इक्वल टू HJ फॉर सम HI एंड HJ इन J, HI एंड HJ इन H। देखो ये पढ़ने में भी डिफिकल्टी है, समझने में भी डिफिकल्टी है, कोई और ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए आप पेशेंस के साथ इसको देखिए। ये जो है ना जनरल सेंस में लिखा है, यहां पे इसका मतलब है कि G1 H1 इज इक्वल टू H2, G1 H2 इज इक्वल टू H2, ऐसा करके आप कुछ भी बहुत वेराइटीज आप बना सकते हो, ठीक है। तो अगर ये एजम्पशन है हमारा कि H और G1 H के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट है, अगर कोई कॉमन एलिमेंट है तो इस तरह से आप लिख सकते हो
सो G1 डॉट एच आई इज इक्वल टू एच जे, G1 डॉट एच आई इनवर्स और एच जे डॉट एच आई इनवर्स, क्योंकि हमको पता है कि अगर ग्रुप है तो ऑब्वियसली सारे एक्सियम्स तो उसे फॉलो करने ही है, तो उस एक्सियम्स के हेल्प लेंगे अब हम लोग। तो ये कौन सा एक्सियम लिया है, ये इनवर्स वाला एक्सियम लिया हुआ है, लिया है ना, इनवर्स लगा दिया, लिख ही सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो इसका अगला स्टेप एसोसिएटिविटी से आप ब्रैकेट्स को शिफ्ट कर सकते हो। तो G1 को अलग रख लिया और ब्रैकेट को इधर खिसका दिया, फिर यहां पे कर दिया। जब इस तरह से आप करोगे तब ये क्या प्रॉपर्टी लगा है, यहां पे ये लगाया है एसोसिएटिविटी। क्या लगा यहां पे, एसोसिएटिविटी। फिर यहां पे आ जाओ, क्योंकि हमको पता है कि एच आई इंटू एच आई इनवर्स करोगे तो हमें आइडेंटिटी मिलेगा, तो उसी आइडेंटिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिख दिया यहां पे, लिखा। तो ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडेंटिटी। अब किसी भी ग्रुप को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है ग्रुप खुद मिलेगा, तो इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगा, G1 मिलेगा, मिल गया है G1। और यहाँ पे एच आई डॉट एच आई इनवर्स, एच जे डॉट एच आई इनवर्स को लिख दिया, और ये भी H के अंदर ही होना चाहिए। तो जब जो भी रिजल्ट है वो उसी के अंदर होना चाहिए, तो क्या शो कर रहा है, दिस शोज क्लोजर। तो घूम फिर करके मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको यही बेसिकली 4 एक्सियम्स को शो करना पड़ता है। और अगर आपको एबिलियन से रिलेटेड है तो एक और आ जाएगा कम्यूटेटिव, जिसमें आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता। समझ में आया, तो ये चीज है। तो यह क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है। हमने क्या माना था कि ठीक है कॉमन एलिमेंट है, लेकिन वो कॉमन एलिमेंट तो नहीं दिख रहा आपको, सो विच इज कॉन्ट्रडिक्टिंग एज G1 डज नॉट बिलोंग टू H, है ना। यहां पे आपको ये जब आप एज्यूम कर रहे हो तो आपको ये मिल रहा है, लेकिन आपने G1 तो H के अंदर बिलोंग नहीं करता ना, हमने तो देखा, अरे देखो डायग्राम से G1 जो है H के अंदर तो नहीं है ना, कैसे है, तो हमने वो एज्यूम करके माना था, और यहां पे हमारा क्या मिल रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। सो हमारा अजम्पशन जो था स्टार्टिंग में कि कोई कॉमन एलिमेंट मिलेगा वो गलत था, कॉमन एलिमेंट नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये था आपका वो चीज। इसके बाद फिर देखिए, पिक G2 बिलोंग्स टू G, कोई और G2 मिला लो बाहर, जो कि H और G1H में नहीं होना चाहिए, इसका भी पार्ट नहीं होना चाहिए, इसका भी पार्ट नहीं होना चाहिए, किसका, अलग सा कोई ग्रुप के अंदर है। तो यहां पे फिर से लेफ्ट क्लोजेट आपने डिफाइन किया, G2H इज इक्वल टू ये, जैसे आपने प्रीवियसली डिफाइन किया था, H एंड G2H डोंट ओवरलैप। फिर यहां पे भी आपको दिख रहा है H एंड G2H ओवरलैप नहीं कर रहे। पहले आपने दिखाया था कि ये और ये ओवरलैप नहीं कर रहा, फिर आप दिखा रहे हो कि ये और ये ओवरलैप नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है मुन्ने, ये और ये क्या ओवरलैप कर रहा है, क्या नहीं करेगा, कैसे है, पॉसिबल ही नहीं है। सो इसीलिए आप बोल सकते हो क्या, G1H एंड G2H डोंट ओवरलैप। सो G1H और G2H ये ओवरलैप नहीं कर सकते। क्लियर है इतना। फिर आप देखते हैं ओवरलैप नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं ठीक है चलो कोई कॉमन एलिमेंट मिल जाए। सो G2H एंड G1H हैव नो कॉमन एलिमेंट इन कॉमन, ये तो आपका क्लेम है। तो एज्यूम करते हैं हम लोग फिर से कि ठीक है चलो G2H एंड G1H हैव सम कॉमन एलिमेंट, दोनों के बीच में सपोज कोई कॉमन एलिमेंट हम उठाते हैं। सो इसका मतलब ये है कि G1 डॉट एच आई बराबर होना चाहिए G2 डॉट एच जे के, कोई ना कोई तो सेम होना चाहिए। तो ठीक है, मुझे पता नहीं कौन सेम है, लेकिन कुछ रैंडम, इसीलिए I और J लिया गया है ताकि रैंडमली आप कुछ भी कर सको। सो G1 डॉट एच आई इज इक्वल टू G2 डॉट एच जे फॉर सम एच आई एंड एच जे इन H। इतना आ गया समझ में। सेम चीज कर दिया, ये आपने लिखा है, ये इक्वल टू इसको कॉपी किया, फिर से लगा दिया यहां पे इनवर्स, देखो इनवर्स लगाया, फिर यहां पे क्या कर दिया, एसोसिएटिविटी। ये क्या है, ये आपका फिर से आ जाएगा क्या, आइडेंटिटी, मतलब ये ई हो गया ना, आइडेंटिटी हो गया। और ये क्या बन जाएगा आपका, सॉरी ये नहीं, ये वाला आइडेंटिटी हो गया, और ग्रुप से आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो G2 हो जाएगा, और ये बन गया आपका क्लोजर। सारे एक्सियम्स आपके वैलिड हैं, बस सिंपल। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि G2
दिखा रहा है कि G2 बिलोंग्स टू G1H, लेकिन ऐसा है क्या? कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि हमको पता है कि G2 डज नॉट बिलोंग टू G1H, तो इसीलिए हमारा जो अजम्पशन है वो है गलत। क्लियर है? अब देखिए लैग्रेंजेस थ्योरम, आपको पता है कि H अगर एक सब ग्रुप है G का, तो ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ G। तो यहां से इस तरह से मल्टीपल्स आप इस तरह से बहुत सारे बना सकते हो, मतलब n टाइप के इस तरह से आप इसको कोजेट्स बना करके आप इसको कर सकते हो। सो G इज स्प्लिट इनटू नॉन ओवरलैपिंग लेफ्ट कोजेट्स। तो इसी तरह से आपने दो के लिए दिखा दिया और फिर आप जनरलाइज कर दीजिए कि हाँ पहला के लिए हो रहा है, दूसरा के लिए हो रहा है। इस तरह से आप जितना भी आप जाओगे ना आगे, सब जगह आपका क्या हो जाएगा? नॉन ओवरलैपिंग लेफ्ट कोजेट आपके फॉर्म होते चले जाएंगे, जो कि एक दूसरे से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। सो जैसे आपका एक सब ग्रुप H1 था, G1H, G2H, G3H करते करते GN तक H तक पहुंच गए। लेट्स एज्यूम ईच कोजेट्स मॉड ऑफ H इज इक्वल टू D। मान लेते हैं कि हर कोजेट का जो ऑर्डर है वो D है और ऑर्डर ऑफ G N है। सो नंबर ऑफ कोजेट्स मान लेते हैं सपोज K है, K एक नंबर ऑफ कोजेट्स है। सो इंडेक्स ऑफ H इन G कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ G सच दैट H इज इक्वल टू K। So D dot K is equal to N implies D divides N, so mod of H divides mod of G। ये स्टेप थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट आपको याद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप जैसे ही आपका हैंडी हो जाएगा चीज तो आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था लैग्रेंजेस का थ्योरम। प्लीज लैग्रेंजेस थ्योरम को आप अच्छे से रख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज में भी देंगे, आपका जो वीकली टेस्ट होता है उसमें भी रहेगा, एग्जाम्स में भी रहेगा भर भर के। प्रूव स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंजेस थ्योरम, सिंपल, आपके फोकट के नंबर हैं तो आपको प्रूफ, आपको स्टेटमेंट पता है, प्रूफ मैंने आपको बता दिया। काफी अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के स्टेटमेंट चिपका देना, जो अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है, नोट्स में जो तुम्हारे रहेगा याद करके लिख देना, भर के नंबर ले जाओ। फिर इसके बाद जिंदगी में ये क्या है उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, सच बता रहे हैं, तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। कब के लैग्रेंजेस थ्योरम क्या था नहीं था उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं, आपको नंबर स्कोर करना है, एग्जाम निकालना है, उतना ही फोकस करो, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ टाइम वी हैव डन द प्रूफ्स विथ ओनली लेफ्ट कोजेट, ठीक है। तो इतना एक्सप्लेन करने में आपको बहुत टाइम लग गया, तो लेफ्ट कोजेट का मैंने बता दिया। सिमिलरली आप राइट कोजेट का भी आप इस तरह से कर सकते हो, यू कैन डू दैट विद द राइट कोजेट्स आल्सो, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है आप लेफ्ट कोजेट के लिए कर दिया, एक स्टेटमेंट लिख दिया, वी कैन डू दैट फॉर द राइट कोजेट एज वेल। सो फॉर एन एबिलियन ग्रुप लेफ्ट एंड राइट कोजेट्स आर सेम। एबिलियन ग्रुप के लिए लेफ्ट और राइट कोजेट्स आपके सेम होते हैं, क्योंकि वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। बट फॉर ए नॉन एबिलियन ग्रुप इट्स डिफरेंट। नॉन एबिलियन ग्रुप के लिए लेफ्ट कोजेट और राइट कोजेट आपके अलग अलग होंगे, लेकिन एबिलियन ग्रुप के लिए लेफ्ट कोजेट और राइट कोजेट्स आपके सेम होंगे। इतना ध्यान रखना। एंड सो मच, धन्यवाद मित्रों। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।